मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। इंदौर की धरती से आप सभी को प्रणाम। इस समय इंदौर में एज ए एक्साइज इंस्पेक्टर पोस्ट पे या जीएसटी इंस्पेक्टर पोस्ट पे वो अपॉइंटेड हैं। ऑल इंडिया रैंक जो थी वो थी 138। नाम है परवीन कुमावत। नाम सोच के फ्लावर समझेगा, बहुत मजबूत बच्चा है। और इस बच्चे से मेरी बात हुई 2023 में। मेरे बच्चों 2023 में मेरिट गई थी, कट ऑफ गई थी 301 मींस की। लेकिन कहानी क्या होती है कि अगर मान लीजिए कि पोस्टें हैं 100 पोस्टें हैं और हमने मेरिट निकाल दी 301, लेकिन 301 पे 10 बच्चों का सिलेक्शन हो गया मान लेते हैं, मतलब 10 बच्चे ऐसे जिनके 301 ही नंबर हैं। अगर मान लीजिए 301 से ऊपर 95 बच्चे हैं और 301 नंबर जो है वो 10 बच्चों के आए हुए हैं, तो इस हिसाब से सिलेक्शन हो गया 105 बच्चों का, लेकिन पोस्टें थी 100। तो नियम क्या हुआ उस समय कि इन्होंने एक नियम बनाया एट रैंडम, एसएससी ने अपनी तरफ से, कि भाई फिर जो मेंस में 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 जिसमें मैथ और रीजनिंग आता है और दूसरा सेक्शन जिसमें जीएस और इंग्लिश आता है। तो एसएससी ने एक नियम बनाया कि भाई जिस बच्चे के सेक्शन 1 में ज्यादा नंबर होंगे उसको हम पहले प्रायोरिटी देंगे। यानी सारे बच्चों के नंबर एक ही थे, लेकिन प्रायोरिटी हम उस बच्चे को देंगे जिसके सेक्शन 1 में ज्यादा नंबर होंगे। और ये बच्चा जो परवीन कुमावत था, जिसकी इस बार 2024 में रैंक 138 है, जो चाहता तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर भी ले सकता था। उस बच्चे ने एक रात को पता नहीं कहां से जुगाड़ किया और मेरा फोन नंबर निकाला। उसने मुझे बताया कि सर ऐसे ऐसे ये गलत हो रहा है हमारे साथ। तो मैंने बड़ी मेहनत की है, बड़ी लंबी दूरी चलकर आया हुआ हूं मैंने उसके तुरंत बाद एक वीडियो बनाई और वो वीडियो बनाने के बाद भी एसएससी ने उसमें कोई चेंज नहीं किया। इस बच्चे का अल्टीमेटली 2023 में सिलेक्शन नहीं हो पाया, जबकि इसका कट ऑफ क्लियर हो गया था। तो आप समझ पा रहे होंगे कि 100 मीटर की दौड़ और एक बच्चा 100 मीटर पे पहुंच गया, लेकिन फिर भी उसे कह दिया कि आपकी रेस क्वालिफाई नहीं हुई। तो आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल मुकाम पर पहुंच के, ये नहीं कि मुकाम के नजदीक, मुकाम पर पहुंच के वापसी फिसल जाने में कितना दर्द होता है और कितना स्ट्रगल एक बच्चा झेलता है उस दौरान। आइए मेरे बच्चे, मुलाकात कराता हूं परवीन कुमावत से। बेटा आपका स्वागत है बहुत बहुत। और परवीन इंदौर से है, इसकी भाषा में वो झलक है मध्य प्रदेश वाली। तो परवीन अपने बारे में पहले बताओ, कहाँ के रहने वाले हो, सारी चीजें। मैं मतलब प्रॉपरली इंदौर से 50 किलोमीटर धार डिस्ट्रिक्ट है, वहीं से हूँ। पर मेरी स्कूलिंग वगैरह और कॉलेज वगैरह वो सारा इंदौर से हुआ है। तो ऑलमोस्ट मतलब 7-8 साल या ज़्यादा सालों से मैं इंदौर में ही हूँ। और मतलब कॉलेज वगैरह ग्रेजुएशन सब कुछ यहीं इंदौर में हुआ। अच्छा मुझे ये बताना, सबसे पहला सवाल तो ये है कि पूरी कम्युनिटी जो बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं, आजकल उन सब बच्चों की एक ड्रीम पोस्ट बनी हुई है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर MEA, जबकि तेरी रैंक 138 थी और इंदौर में मध्य प्रदेश में इस बच्चे की जो रैंक थी वो 2 है। यस, है ना। तो इसके पास MEA का तो बहुत अच्छा चांस था और MEA में तो बाहर जाने का भी मौका मिलता, विदेश जाने का भी मौका मिलता, और हर बच्चा चाहता है। लेकिन तूने उल्टी धारा क्यों बहा दी मध्य प्रदेश के लिए कि तूने उसको नहीं प्रीफरेंस डाला और तूने ज्वाइंट जीएसटी इंस्पेक्टर डाला? उसके मतलब मेजरली 2 रीज़न थे। पहला रीज़न तो ये कि मतलब पर्सनली मुझे एएसओ का जो जॉब है वो उतना डायनेमिक नहीं लगा, क्योंकि एएसओ का जो जॉब है उसमें मतलब जो वही काम हम लोग को काफ़ी टाइम तक सेम ही काम करना होता है। उसके बाद मतलब जैसे कि MEA का पोस्ट है, हाँ मैं किसी पोस्ट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, पर पर्सनली मुझे, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं बाहर जाकर रहूँ या फिर मैं अपनी फैमिली से ही ज़्यादा मतलब अटैच्ड हूँ, तो यही रहना चाहता था। और दूसरा रीज़न ये है कि मैं MP से हूँ, तो MP हम मतलब सब लोग कहते हैं ना कि नथिंग इज बेटर देन योर होम टाउन पोस्टिंग। तो बस इसीलिए फिर मैंने मतलब अपनी जो होम पोस्टिंग है उसी के लिए उसी को प्रेफरेंस दी। अच्छा परवीन, मुझे ये बता कि पहली बार कब सीरियस होके तूने सोचा कि मुझे एसएससी की तरफ जाना है? एक्चुअली मैं जब ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में था, मतलब फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया था और सेकेंड ईयर में था, तब मतलब मुझे एसएससी के बारे में पता लगा। फिर मैंने पता किया कि एसएससी के थ्रू कौन सी पोस्ट मिलती है और मतलब किस टाइप से एग्जाम पैटर्न होता है, और ये सब जब मैंने पता किया तो कहाँ से पता किया ये सारी चीजें? ये सारी चीज़ें मतलब इंदौर में एक मतलब मेरे भैया थे,
उनके थ्रू की मतलब कोई कोचिंग एसएससी की कोचिंग कर रहा था कोई, अच्छा, तो उसके थ्रू मुझे पता लगा। और फिर मैंने फाइनली जब पूरा पता किया कि हाँ इस टाइप से चीज़ें होती है, देन मैंने फाइनली डिसाइड किया कि हाँ अब मैं मतलब एसएससी के लिए प्रिपरेशन करूँगा। नाइस। और देखो मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों को एसएससी जैसे एग्जाम का पता ही नहीं है, और हाँ। खासकर इंदौर जैसे एमपी में मोस्टली ये सिनेरियो है, क्योंकि जैसे कि यूपी हो गया या फिर दिल्ली हो गया या हरियाणा, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ लोगों को ऑलरेडी पता होता है कि हाँ कि एसएससी या इस टाइप से कोई एग्जाम होता भी है। पर एमपी में ये सिनेरियो है कि बहुत कम लोगों को पता है कि एसएससी नाम की कोई एग्जाम भी होती है। हाँ, यहाँ तो सारे एमपी के फॉर्म भरते हैं, एमपी सिपाही के या संविदा करके जो निकलता है उन चीजों, संविदा व्यापम करवाता है उसको। हाँ, इसी चीज पे बच्चों का फोकस रहता है। जबकि आज ही मैं देख रहा था कि 2025-26 में लगभग 3.5 लाख वैकेंसी भरी जा रही है 3 बोर्ड के थ्रू, एसएससी, उसके बाद फिर आपका रेलवे और उसका बैंक, यानी 3.5 लाख वैकेंसी 2025-26 में केवल और केवल ये 3 महकमे भरने लग रहे हैं, पूरे केंद्र सरकार की नौकरियां बता रहा हूँ। लेकिन बच्चे पता नहीं फिर भी स्टेट की तरफ प्रीफरेंस ज्यादा देते हैं, और उनको ये समझना होगा कि देखिए हमारा इंदौर में सेमिनार करने के पीछे का उद्देश्य भी यही है कि हम बच्चे को अवेयर कर पाएं इन सारी चीजों के बारे में, क्योंकि ऐसे हीरे बहुत कम होते हैं जो 138 रैंक ले रखी है, लेकिन बहुत कम ही बच्चे हैं इंदौर के। मेरी इससे बात हो रही थी तो इसने कहा सर 2-3 ही बच्चे हैं जो इंदौर के लोकल बच्चे हैं, बाकी सारे नॉर्थ इंडिया बेल्ट के आए हुए हैं, हरियाणा के हैं, यूपी के हैं, बिहार के हैं, इधर पंजाब के भी हैं, उत्तराखंड के, लेकिन इधर के बच्चे कम हैं। तो इस सेमिनार के पीछे का उद्देश्य भी यही है। तो 2021 में जब आपने पता किया तो फिर पढ़ना कैसे स्टार्ट किया? फिर इनिशियली तो मतलब मैंने सोचा कि सबसे पहले, क्योंकि इनिशियली सबसे ज़्यादा हम लोग को सीजीएल, जब मैं 21 में प्रिपरेशन कर रहा था तो उस टाइम पे जो पैटर्न था वो अलग था। उसमें फिर 100 क्वेश्चन मैथ्स के आते थे और मेंस में मतलब, और 200 क्वेश्चन इंग्लिश के आते थे। तो इनिशियली मैंने सोचा कि मैथमेटिक्स के बिना पॉसिबल नहीं है सिलेक्शन ले पाना। तो फिर मैंने सबसे पहली इनिशियल स्टेज में मतलब मैंने सोचा कि कोई भी मुझे बुक खरीदनी पड़ेगी, किसी बुक से पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने सर की जो बुक है 7300 वाला मैथमेटिक्स का, वो मैंने खरीदा 2021 में। हाँ, 7300 वाली जो बुक थी उससे जो पोर्शन मुझे समझ में आ रहा था, मतलब कुछ चैप्टर्स, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो था वो जेई वाला था, मतलब जेई का प्रिपरेशन मैंने किया था। नाइस स्टेप। तो ये था कि काफ़ी सारे चैप्टर्स तो मुझे समझ में आ रहे थे, तो मैंने मतलब उसी मतलब ज़्यादा किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं लगी और मैंने कर लिया। और फिर बाकी कुछ चैप्टर्स और इवन मोस्ट ऑफ चैप्टर्स वो थे जो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे उस टाइम, जैसे कि नंबर सिस्टम हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, ठीक है, और मतलब अभी एडवांस मैथ्स में देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ये थोड़े टिपिकल चैप्टर थे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं मतलब मुझे किसी ना किसी की गाइडेंस की जरूरत लगेगी। तो फिर मैंने क्या किया कि सर का बेस लिया उस टाइम पे, और मतलब मैंने सारा पोर्शन कवर कर लिया एक बार अच्छे से। और फिर बस पीवाईक्यू के थ्रू और जो नोट्स मैंने सर के बेस से बनाए थे उन्हीं को बस रिवाइज करते गया। उसके बाद मैथमेटिक्स में उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आया मुझे। और अभी जो 2023 वाला प्रीलिम्स था उसमें 200 में से आपका रो स्कोर था 182.5। हाँ, वो सीजीएल 23 के प्रीलिम्स में आया था, लेकिन ये बहुत अच्छा स्कोर था। 200 में से 182.5 और उसका नॉर्मलाइजेशन के बाद 200 में से 187.5, ये ब्रिलियंट स्कोर था। हाँ, और मतलब आई वॉज प्रीटी मच कॉन्फिडेंट कि हाँ अभी मेरा तो बहुत अच्छा हो ही जाएगा सीजीएल 23 में। मतलब मुझे लगा कि हाँ अभी तो मेरा इतना अच्छा स्कोर आ गया है प्री में, तो मेरा मेंस में अच्छा ही आएगा। और फिर जब इवेंचुअली मेंस में मेरा उतना अच्छा नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया मेंस में उतना अच्छा? क्योंकि कहाँ गड़बड़ हुई पेपर में? कौन से? सेक्शन 1 में ही ज़्यादा गड़बड़ हुई, क्योंकि वो मैथ्स को करने में रीजनिंग का कुछ पोर्शन छोड़ गया और सेक्शन 1 थोड़ा खराब हो गया। अच्छा, तो इसी वजह से फिर तो जब मैं सेक्शन 2 में मैंने फिर भी अच्छा किया था, पर फिर भी वो इवेंचुअली और मार्क्स भी अच्छे आए, पर इवेंचुअली 301 नंबर पे जो है वो मतलब जो डेडलाइन होती है उसमें मैं बाहर हो गया। अच्छा, एक जो मेरी अभी आपसे प्रवीण बात हो रही थी, तो आपने कहा कि सर मैंने 2023 सीजीएल जब मेंस दिया तब तक मैंने इधर उधर कोई एग्जाम नहीं दिया, तो केवल सीजीएल का जो माइंडसेट बना के रखा वो क्यों बना के रखा? भाई स्टेट एग्जाम भी तो आप दे सकते थे, और भी बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम निकलते वो दे सकते थे, सीजीएल ही क्यों पकड़ रखा था? इसके एक कारण ये है कि स्टेट एग्जाम्स में जो पैटर्न है वो तो काफी अलग है, सीजीएल से अलग है पैटर्न। तो फिर मैंने वो तो मतलब मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कर पाना। और दूसरा ये था कि मेरा माइंडसेट ये था कि हाँ
मैं मतलब सीजीएल कर लूंगा, मतलब क्योंकि मेरे कंटिन्यूअसली मॉक वगैरह में भी मतलब 170 के अराउंड स्कोर आ ही जाता था मतलब प्री में। ठीक है। तो एक माइंडसेट बना बन जाता है कि नहीं अब मैं सीजीएल कर सकता हूँ। तो फिर मैंने कोई और एग्जाम को नहीं देखा और सीजीएल का ही एग्जाम दिया बस। नाइस। और जब 2023 में प्रीलिम्स में इतना टॉप स्कोर है, उसके बाद मेंस में छोटी सी मिस्टेक के चक्कर में फंस गए और देखो कट ऑफ क्लियर हो गया 301, इसके भी 301 नंबर, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद वाला मोमेंट बता, जिस दिन रिजल्ट नहीं आया और जिस दिन तूने मुझे फोन किया था रात को। वो मतलब मैं मेरे लिए वर्स्ट डे मैं बोल सकता हूँ। 6 दिसंबर था, मुझे अभी भी याद है। और मतलब ये सिनेरियो था कि मतलब रिजल्ट जब आया तब ये सीन था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। और मतलब क्योंकि मेरे मार्क्स जो थे वो अच्छे थे इनिशियली, मतलब टेंटेटिव आंसर की में मेरे मार्क्स अच्छे थे, पर फाइनल में जब मार्क्स जो है वो मैं डेडलाइन पे बाहर हो गया तो मैं परेशान हो गया। फिर मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन कुछ थे नहीं। फिर मैंने कहीं इंटरनेट से और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह से सर का नंबर निकाला और मेरी उस दिन सर से बात हुई। फिर सर ने वीडियो डाला यूट्यूब पे, तो एक उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मतलब कुछ हो सकता है। पर फिर मेरे माइंड में ये भी था कि नहीं यार, अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, क्योंकि आप समझ रहे हैं 6 दिसंबर को ये हुआ और 6 दिसंबर को इसने राम जाने कहाँ से नंबर निकाला। इससे मैंने पूछा वो नंबर कहाँ से निकाला, इसने बताया कि सर बहुत सारी जगह मेहनत करी, बहुत सारी जगह टेलीग्राम ग्रुप ढूंढे तो आपका नंबर मिला। उसमें बहुत सारे टीचरों के नंबर थे जो इसने बताया और कहा कि सर आपने वो नंबर अपना पिक कर लिया। फिर इससे मेरी काफ़ी देर बात हुई, रात को ही मैंने उसके लिए वीडियो बनाया, लेकिन उसके बावजूद भी एसएससी ने कुछ नहीं किया। फिर कैसा फील हुआ? फिर तो वह सिनेरियो था। फिर मैंने सोचा कि पहले मैं कोई एक जॉब लूंगा, उसके साथ साथ मैं सीजीएल का प्रिपरेशन करूंगा, क्योंकि वो सीजीएल वाला माइंडसेट तो मेरा था ही सही इनिशियल सही है ना। तो फिर मैंने मतलब कह सकते हैं कि ऊपर वाले की कृपा ही है मेरे पे। तो जब IDBI का जो एग्जाम था तो वो मेरा लास्ट डे था, मतलब उस दिन जिस दिन रिजल्ट आया उसके नेक्स्ट डे नोटिफिकेशन फिल करने का लास्ट डे था। अच्छा, 6 दिसंबर को रिजल्ट है, 7 को उसका लास्ट डे था। तो 7 तारीख को ही मुझे पता लगा। और फिर मैंने सोचा कि मैं ये एग्जाम कर सकता हूँ। मैंने उस एग्जाम को फिल किया। बैंक पीओ, हाँ बैंक का पीओ था वो, मतलब पीओ के इक्विवेलेंट जॉब था, मतलब IDBI बैंक में, उसका नाम अलग है, पोस्ट का है ना। ठीक है। तो मैंने उसको फिल किया। अब मेरे पास ऑलमोस्ट मतलब 31 दिसंबर को उसका एग्जाम था, है ना। तो मेरे पास जितने भी दिन थे उसमें मैंने यही है कि एक मतलब किस पैटर्न में एग्जाम है उस पैटर्न को समझा और 7 मॉक लगाए मैंने। उस हर मॉक में अपने आप को एनालिसिस करता गया कि हाँ और कैसे बेहतर कर सकता हूँ। तो जब मैंने पहला मॉक लगाया था तो मुझे याद है अभी भी कि मेरा कुछ 80s में मार्क्स आया था। अच्छा, हाँ 80 के समथिंग कुछ मार्क्स आया था 200 में से। हाँ 200 में से। तो मतलब उतने में तो मतलब कट ऑफ क्लियर नहीं होने वाला था। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं। और ये वो बच्चा है जिसने सिर्फ एसएससी की तैयारी की, बैंक की तैयारी नहीं करी है। इवन मुझे ये भी नहीं है कि और दिन भी 24 है इसके पास। और ये भी नहीं है मुझे कि मुझे बहुत रीजनिंग आता है कि मुझे पजल्स आते हैं या सीटिंग अरेंजमेंट में बना सकता हूँ, ऐसा भी नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, जितना मेरे पास अवेलेबल है, जितना मुझे आता है उतने टाइम में ही मुझे सब कुछ करना है। तो फिर मैंने 7 मॉक लगाए और इवेंचुअली 7वें मॉक में मेरा 130 आ गया। तो हाँ, तो मतलब 50 मार्क्स का बहुत बड़ा है, 130 पहुंचना। तो फिर और उस टाइम तक ये था कि मैंने मैथमेटिक्स को प्रायोरिटाइज किया कि नहीं, पहले मैं मैथ्स का सेक्शन ही अटेंड करूंगा एग्जाम में भी। अच्छा। और ये सिनेरियो था कि मेरे 40 उसमें काफ़ी जैसे कि बैंक में DI के LRDI वगैरह के क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल। तो मतलब मेरे ये था कि मैंने सारे DI के क्वेश्चन भी बन गए। मतलब मैथ्स में मैंने 40 क्वेश्चन थे, उसमें से 39 कर दिए अटेम्प्ट, और वो भी सारे एक्यूरेट ही थे। तो इवेंचुअली मेरा बहुत अच्छा मार्क्स आ गया। और फिर जब हाँ मेंस का रिजल्ट आया, क्या यू आर क्वालिफाइड फॉर मेंस और अब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो हाँ तब तक मुझे लगा था कि हाँ अब मेरा हो जाएगा। तो फिर मैंने इनिशियली किसी कोचिंग से या इंदौर में ही मतलब इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन किया और कुछ मॉक इंटरव्यू दिए और फिर मतलब IDBI बैंक का इंटरव्यू दिया। तो मेरा इंटरव्यू हो गया और उसके बाद मेरा मतलब क्वालिफाई भी हो गया उसमें जॉब लग गई मेरी। अब जैसे कि मेरी जब जॉब लगी थी वो मई के मंथ में लगी थी और मतलब मई तक मैंने CGL 24 का कंटिन्यू प्रिपरेशन चालू कर दिया था कि मेरा माइंडसेट ये था कि मुझे CGL करना ही है मतलब। तो CGL 24 के लिए फिर मैंने प्रिपरेशन कर ही रहा था और इस बीच में मेरा ज्वाइनिंग भी आ गया।
और बैंकिंग आवर्स, बैंकिंग में की जॉब बहुत टफ होता टफ जॉब है। मतलब ये है कि बैंक में वर्किंग आवर्स काफी ज्यादा होता है, और मतलब जाने का ही टाइम होता है, आने का फिक्स टाइम नहीं होता। नहीं होता, पजल ज्यादा होता आदमी वहाँ पे। और वहाँ पे ये टाइम ये होता है कि हम लोग थक जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एक तरीके से टायरिंग जॉब है वो। तो फिर मैंने मतलब जैसे बैंक से आते टाइम 8:30 बज जाते थे, मतलब इतना टाइम हो जाता था आते आते। तो फिर मैंने ये सोचा कि यार क्या मैं इतने टाइम में सीजीएल बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। तो मैंने फिर क्या किया कि कुछ हम लोगों का एक ग्रुप था, द खुकार्स करके एक ग्रुप है हम लोग। क्या करके? द खुकार्स, इसे द खुकार्स। अच्छा, तुम यार दोस्त थे? हाँ, तो मतलब द खुकार्स करके उसका नाम है। तो उस ग्रुप पे हम लोगों ने सोचा कि अब मैंने मतलब हम लोग कुछ 70-80 लोग उसमें होंगे। और वो ग्रुप इतना सही बन गया कि सभी वहाँ जो लोग हैं उनके मॉक सीजीएल 24 के मॉक में 180-175 प्लस मतलब नॉर्मल स्कोर हो गया वहाँ। और जैसे कि टेक्स्ट बुक वगैरह पे जो हम लोग मॉक देते हो, तो वहाँ पे 30 बच्चों में से 15 बच्चे हमारे ही ग्रुप से दिखने लग गए। और ऐसा सीनरी हो गया कई बार। तो एक हम लोग उस एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं ना कि हाँ, हम लोग के जितने भी साथ वाले जो लोग हैं वो भी उतना अच्छा कर रहे हैं। तो हम लोग, वो जो ग्रुप था वो आसपास के बच्चों का था या नहीं, कहीं भी का था? वो पूरे ऑल ओवर इंडिया का ग्रुप था। अच्छा। मतलब उसमें ऐसा था कि हम लोगों का एक बड़ा सा कम्युनिटी का ग्रुप है, मतलब उसमें कुछ समथिंग 50,000 लोग होंगे। अच्छा। तो उसमें से जो टॉप लोग थे वो लोगों को हम लोगों ने एक ही जगह लाए। और फिर हम लोगों ने कुमावत कम्युनिटी तो नहीं थी? नहीं, उसमें सारे लोग अलग अलग ही है, मतलब दिल्ली से है कुछ लोग, काफी अलग अलग स्टेट से। तो मतलब एक अभी जब सीजीएल 24 का रिजल्ट आया तो उसमें मतलब 2 लोग तो ऑल इंडिया उनकी जो रैंक अंडर 100 है, मतलब और मैक्सिमम जो लोग हैं उनकी जो रैंक है वो अंडर 1000 ही है। तो वो ग्रुप एक इतना इंस्पिरेशन बन गया कि हाँ, आप कर सकते हो। मैंने ये टारगेट किया कि मैं जीएस वाला जो पोर्शन है उसको कम फोकस करूंगा, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता था, क्योंकि बैंकिंग आवर्स के बाद 4-5 घंटे ही बच पाते थे वो सुबह। तो मैंने सोचा कि मैं सेक्शन 1 पे ज़्यादा फोकस करूंगा और इंग्लिश। तो इंग्लिश को मैं प्रायोरिटी मैंने दी कि हाँ, मुझे इंग्लिश अच्छी करनी है। और सेक्शन 1 पे मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया। और मेरा ये था कि सेक्शन 1 में अगर मेरे अच्छे मार्क्स आ जाता है तो दिन मेरे पास काफ़ी अच्छा चांस रहेगा सिलेक्ट होने का। सेक्शन 1 में मेरा मतलब फुल आउट ऑफ फुल आया, और इंग्लिश में भी मेरा एक ही गलत गया। तो मतलब मेरे ओवरऑल 4 मार्क्स का ही मतलब कम हुए बस सेक्शन इंग्लिश और सेक्शन 1 को मिला के। अब जीएस वाला जो पोर्शन है वो मेरा ऑलरेडी उतना प्रिपेयर नहीं था, पर फिर भी मेरा ठीक स्कोर आ गया। और इवेंचुअली 340 के अराउंड मेरा मतलब रो स्कोर बना। और 365 नॉर्मलाइजेशन के बाद का स्कोर है, और रैंक आई 138। उसमें बोनस क्वेश्चंस भी थे, क्योंकि जो 20 थे, मेरा 20 का शिफ्ट था, और उसमें जो भी क्वेश्चन ऐसे थे डाउटफुल वो ऑलरेडी मेरे गलत थे। तो जो मेरे गलत ही ऑलरेडी, तो फिर वो मेरे को थोड़ा बोनस मिल जाता है। अच्छा, जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन क्या हुआ? वो उस दिन का इंसिडेंट तो ये था कि मैं बाइक से कहीं जा रहा था रात में 12 बजे, क्योंकि मैं और मेरी फ्रेंड है, मतलब हम लोग बैठे हुए थे इंदौर में कि यार अब 11 बज गए, अब रिजल्ट नहीं आने वाला आज। अब मैंने सोचा कि मैं इंदौर से बाहर चले जाता हूँ, अब मुझे कल ऑफिस भी जाना है। मतलब एक रास्ते में पेट्रोल पंप आया और 11:57-58 होने लगा, तो मैं वहीं था पेट्रोल पंप पे, और वहाँ कोई नहीं था। तो मैंने सोचा कि यार मतलब हो सकता है कि 12 बजे एसएससी रिजल्ट दे दे। और सडनली 12 बजे रिजल्ट आ गया, और मैं रिजल्ट जब मैं देखने लगा और रिजल्ट जब खुला तो मतलब वहाँ कोई भी नहीं, मैं अकेला जो मेरे नियर एंड डियर वंस है उनको सबसे पहले फोन लगाया कि यार ऐसा ऐसा हो गया है। और फिर मतलब वो बहुत अच्छा दिन था मेरे लिए, शानदार, मतलब अच्छा मोमेंट था वो। मतलब एक आदमी इतने लंबे संघर्ष के बाद जब जीतता है तो साला उसका खुशी ही अलग होता है। एक वो विक्की कौशल का डायलॉग है ना यार, तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो ये खुशी जब मिलती है ना उस गम के बाद, तो वो भी कमाल की होती है। उसको फील करना यार अलग ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मम्मी पापा को बताया, उनके क्या एक्सप्रेशन थे? मेरी जो जर्नी रही है उसमें मेरी जो मतलब मेरी माता है उनका मतलब कांस्टेंट मुझे सपोर्ट रहा है। मतलब उन्होंने कभी भी ऐसा उन्होंने होप डाउन नहीं किया कि नहीं हो सकता इसका। उन्होंने हमेशा मेरे लिए होप रखा कि नहीं हो जाएगा इसका। तो उनका कांस्टेंट सपोर्ट रहा था। जब मैंने मेरी माताजी को बताया तो वो पहले तो बहुत ज़्यादा, उनको पहले इस पोस्ट के बारे में पता भी नहीं था। जब उन्हें पता लगा कि ऐसा ऐसा हुआ है, और मतलब खुशी वाला माहौल था घर पे। वो समझते थे ना इस बात की वैल्यू के जीएसटी इंस्पेक्टर क्या होता है? अब वो समझने लग गए, पर हाँ उस टाइम तक शायद वो नहीं समझ रहे। और अभी जो तेरा एज ए बैंक पीओ तू जॉब कर रहा था लास्ट में, तो उसमें क्या सैलरी आ रही थी?
उसमें मतलब 50,000 के अराउंड चल रहा था। और अब आ रही है 80,000 सैलरी है। अराउंड 80। और इस वाली जॉब में रिलैक्स भी है, सोशल स्टेटस भी है, मेंटल पीस भी है, और आप अपने फ्यूचर को भी प्लान करने लग रहे हैं। हाँ, तो देखिए, जीवन वही मिला है, एक ही जीवन है। ऊंची छलांग लगानी है तो संघर्ष तो लंबा होगा, दर्द बहुत होगा, लेकिन लगे रहो। जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, उस दिन देखा ना इस बच्चे की कहानी, पेट्रोल पंप पे अकेला खड़ा था है, लेकिन वो अनुभव ये याद करेगा तो भी सिहर जाएगा। तो कितना जबरदस्त अनुभव होता है एक बच्चे का ऐसे में। और क्यों ना लिया जाए ये अनुभव, क्यों ना कुछ करके दिखाया जाए, जरूर करके दिखाना चाहिए। ये वक्त है मेहनत करने का, आग लगाने का, जीवन में आगे बढ़ने का। जरूर बढ़िए। अब आते हैं प्रवीण, फिर से वापसी तेरी बातों पर। आपने 2021 में किताब खरीदी थी 7300 मैथ्स की। इसके बाद और कौन कौन सी मैथ की किताबें खरीदी? उसके बाद मैथमेटिक्स के लिए मैंने कोई ये सब कोई बुक नहीं खरीदा, तो मॉक टेस्ट ही सबसे ज्यादा फिर बेस जो बेस था वही था। हाँ। अच्छा, आपके हिसाब से मॉक टेस्ट किस समय बच्चे को लगाना चाहिए? उस टाइम पे जब हम लोग का पूरा सिलेबस जो है वो कवर हो जाए, जैसे कि फॉर मैथ्स अगर आपका पूरा सिलेबस हो गया है तब आप मॉक शुरू कर दो लगाना। फिर ऐसा होगा कि हम लोगों को लगता है पहले इनिशियली कि हमारा जो सिलेबस है वो हो गया है और हम लोग अब बहुत अच्छा स्कोर कर देंगे मॉक में, पर वो टाइम फ्रेम में क्वेश्चन को कर पाना उतना आसान होता नहीं, क्योंकि एक बार सिलेबस हो गया है तो सिलेबस को रिवीजन करते जाओ कंटिन्यू, और साथ में मॉक भी लगाते जाओ। तो उससे ये रहता है कि थोड़ा मार्क्स धीरे धीरे बढ़ता भी जाता है, मार्क्स भी बढ़ता जाता है, और देन सिलेबस भी हम लोगों के माइंड में पूरा हो जाता है कि हाँ मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। और फिर एक कांस्टेंट स्कोर आने लग जाता है कि हाँ कि मेरे एक गलत हो रहा है, दो गलत हो रहा है, तब जाके लगता है कि हाँ अब हो गया है प्रिपरेशन ठीक। नाइस। अच्छा, मैं आपसे अब इस सवाल पर आना चाहता हूँ डायरेक्ट कोचिंग के ऑनलाइन पे। आपने ऑनलाइन कोचिंग ली, तो ऑनलाइन कोचिंग लेने के बाद आपको क्या महसूस हुआ कि ऑनलाइन आपको आपकी जो डिमांड है उसको फुलफिल कर पाती है, कि या कुछ दिक्कतें रह जाती है कि बच्चे को ऑफलाइन जाना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। नाइस। क्योंकि मान लिया कि कोई पर्सन ऑनलाइन उतना ज्यादा खुद को कंफर्टेबल नहीं कि फील कर पा रहा है, तो वो फिर ऑफलाइन कोचिंग करेगा। और ऑफलाइन में अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो मतलब ऑफलाइन में थोड़ा इजी होता है उन डाउट्स को क्लियर करना। हम लोग ऑफलाइन वे में ज्यादा अच्छे से क्लियर कर पाते हैं। पर अगर आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि मैं टेलीग्राम पे फील करता हूँ, तब आपके जो डाउट है वो टेलीग्राम पे आप क्लियर कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारे ग्रुप है जहाँ भेजो तुरंत क्लियर हो जाते हैं। और कौन कौन सी ऐसी समस्याएं आपको लगती है कि ऑनलाइन पढ़ते हो कि ये प्रॉब्लम्स हमें आती हैं? जैसे कि जीएस वाला पोर्शन है, हाँ, तो हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो हम लोग को लगता है कि हर थोड़े दिन में अलग सोर्स अवेलेबल है, हर थोड़े दिन में अलग चीज अवेलेबल है, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि हाँ कि मैं कहाँ से जीएस पढूं। पर फिर जब ऑफलाइन होते हैं तो हम लोग या तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पीवाईक्यू उन्हीं पे स्टिक रहते हैं, तो वही एक बेटर तरीका है मेरे। और मुझे लगता है इस बच्चे ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। अभी मैं एक बच्ची थी, मेरी स्टूडेंट शिवानी पांचाल करके, और उसकी ऑल ओवर इंडिया रैंक है यूपीएससी में शायद 51 रैंक है, उसका पॉडकास्ट भी मेरे चैनल पे है। उससे जब मैंने पूछा तो उसने कहा कि आज के टाइम में जो बच्चे बर्बाद हो रहे हैं ना ऑनलाइन कोचिंग में, वो इस वजह से हो रहे हैं बहुत ज़्यादा बच्चे, क्योंकि ओवर इन्फॉर्मेटिव हो रहे हैं, ओवर रिसोर्सेज हो रहे हैं। इतने रिसोर्सेज इकट्ठे कर रखे हैं। एक टीचर ने अनाउंसमेंट किया मैं पीडीएफ दे रहा हूँ, वो भी डाउनलोड कर ली। इसने अनाउंस किया टॉपर्स गाइडेंस में कि मैं फ्री पीडीएफ दे रहा हूँ, वो भी डाउनलोड कर ली। इतना ओवर कंटेंट उसके पास हो जा रहा है कि पहले ही जो उसको पढ़ना चाहिए वही नहीं पढ़ पाता, बाकी जगह भटक जाता है। तो ऑनलाइन कोचिंग में बहुत कमी है, इसलिए इस कमी को आप सब बच्चे अपने आप से सुधारिए कि हमें हर पीडीएफ को लेने की जरूरत नहीं है, ओवर इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे दोस्तों आपके पास एक प्याला है और इस प्याले में आधा लीटर पानी आ सकता है, तो आप 5 लीटर पानी इकट्ठा करके इसको भरना चाहोगे तो उससे कुछ नहीं होगा, पानी बाहर छलकेगा, बेकार होगा। आपको इकट्ठा ही आधा लीटर करना था, अब इकट्ठा 5 लीटर करने लग रहे हो, और कई बार 5 लीटर इकट्ठा करने में आपका इन्वेस्टमेंट बहुत हो जाता है, आपका टाइम बहुत खराब हो जाता है। तो काम उतना करिए जितनी जरूरत है। तो प्रवीण, मुझे अब एक चीज बताना, यहाँ तेरी रैंक बहुत अच्छी है 138, और तू बच्चा बहुत जेन्युइन है, और जब तूने मुझे बताया उस 6 दिसंबर वाली घटना, तो मुझे वो क्लिक हो रही है। मुझे ये बताना अब कि अब जब तेरा सिलेक्शन हो गया और तूने उस जर्नी को जी लिया,
तो तुझे अपनी कौन कौन सी ऐसी गलतियां दिखाई देती हैं जो तू सजेस्ट करना चाहेगा नए बच्चे को कि भाई जो बच्चा नया तैयारी कर रहा है वो इन गलतियों को कभी भी ना करे? सब इसमें सबसे जो मेजर गलती मैं अगर सजेस्ट कर सकता हूँ वो है कि एक कैजुअल अप्रोच, कि अगर मैं सीजीएल 2022 में टाइपिंग को कैजुअली नहीं लेता तो शायद मेरा सीजीएल 22 में ही सिलेक्शन हो चुका होता। सीजीएल 22 की कहानी बताना क्या थी? सीजीएल 22 में एक्चुअली मेरा रो स्कोर 309 था। अच्छा, है ना, तो फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था उसमें, क्योंकि मैं टाइपिंग को बहुत कैजुअली ले गया। मैंने सोचा कि टाइपिंग हो जाएगी इजीली, और जब मैं टाइपिंग जब एग्जाम में जब मैं बैठा तो इतना इजी नहीं था, और मैंने 10% से ज़्यादा एरर कर दिया तो मैं बाहर हो गया। इसलिए एक तो टाइपिंग हो गया, उसके अलावा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्यूटर वाला सेक्शन जो है हम लोग उसको भी कई बार कैजुअली ले लेते हैं। तो आई थिंक अगर उसको भी मतलब कैजुअल वे में नहीं लेना चाहिए, और जितना जरूरी है फोकस करना उतना करना चाहिए। उसके अलावा बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो, एनी सब्जेक्ट, जैसे कि बहुत लोगों को लगता है कि वो रीजनिंग में बहुत अच्छा कर जाएंगे, पर देखते हैं कि जब एग्जाम देके आते हैं तो 5 गलत है, 6 गलत है, इस टाइप से हो जाता है। तो अगर हम लोग रीजनिंग को भी उस वे में सोचे कि नहीं, रीजनिंग भी हम लोग को उतना ही मार्क्स देगा जितना मैथमेटिक्स और इंग्लिश और जीएस वाला पोर्शन है, तो मार्क्स को बेटर किया जा सकता है। बिल्कुल। और रीजनिंग में ये भी है कि हम लोग अगर कम मेहनत करेंगे तब हम लोग को ज़्यादा आउटपुट मिलेगा, मतलब बाकी के सब्जेक्ट के कंपैरिजन में, कि रीजनिंग में चीज़ें जल्दी, मार्क्स जल्दी इंक्रीज होता है। अच्छा, चौथा? हाँ, चौथा पॉइंट ये है कि टाइमली रिवीजन। मैंने यही है कि टाइमली चीज़ों को जब हम लोग बहुत सारे मॉक्स देते हैं या फिर चीज़ों को टाइमली रिवाइज करते हैं, तो क्या है कि मान लिया कि किसी क्वेश्चन में हम लोगों को इनिशियली 1.5 मिनट या 2 मिनट लग रहा है, तो बार बार रिवीजन करके वो हम लोग टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं 1 मिनट तक, या उससे भी कम टाइम में वो क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट स्किपिंग वाला पार्ट, क्योंकि स्किपिंग मतलब जो क्वेश्चन हम लोगों को, जैसे कि मैथ्स वाला पहला सेक्शन है, कुछ क्वेश्चन 1 लाइनर आता है, कुछ क्वेश्चन 1 लाइनर से ज़्यादा, या फिर कुछ क्वेश्चन टिपिकल भी आते हैं। तो ये इस वे में चीज़ों को सोचना कि मैं पहले जो इजियर क्वेश्चन है, जो इजी है, उनको पहले करूँगा, देन फिर थोड़े टिपिकल, और फिर थोड़े उसके बाद वाले। मतलब इस वे में ये होता है कि जो इजी सवाल होते हैं वो हमसे छूटते नहीं हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सवाल कर भी पाते हैं, और उसके बाद ये रहता है कि एक्यूरेसी भी ज़्यादा रहती है, क्योंकि इनिशियल जैसे कि सेक्शन 1 में मान लिया 40 मिनट तक आप वो ही क्वेश्चन कर रहे हो जो आपको आते हैं, तो हो सकता है कि 40 मिनट में आप 45 या 50 सवाल कर दो जो आपके लिए ईजी होंगे, तो वो आपके पूरा चांसेस है कि 50 में से 49, 48 सही जाएंगे, कम चांसेस है कि वो गलत जाएंगे। उसके बाद सेकंड गो में जब आप जाओगे तो सेकंड गो में ये है कि कुछ थोड़े टिपिकल सवाल, जैसे कि मेरी शिफ्टेबल प्रोबेबिलिटी वाला सवाल था, तो मैंने उसको इनिशियली देख के छोड़ दिया कि हाँ कि ये सवाल हो सकता है कि मेरे को टाइम लग जाए। तो फिर जब बाद में मैंने सेकंड गो या थर्ड गो में गया तो वो सवाल मेरे से हो गया, तो मेरे को 2 फायदे मिल गए। पहले इनिशियली पैनिक नहीं हुआ, और दूसरा है कि वो सवाल भी बन गया, तो मेरे को उसके मार्क्स भी मिल गए अच्छे टाइम फ्रेम में, या सही टाइम में सेक्शन 1 हो गया मेरा। बिल्कुल, ये आई थिंक इम्पोर्टेंट है। स्किपिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। जनरली ट्रिक में उतना बिलीव नहीं करता हूँ। जनरली ये है कि अगर बेसिक अगर आपका अच्छा है, तो आपको बेसिक कंसेप्ट आता है, तो ये है कि उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कर लोगे। एग्जाम में शायद थोड़ा टाइम लग जाए, पर आप इवेंचुअली उस क्वेश्चन को कर लोगे। पर अगर आपको सिर्फ उसकी ट्रिक आती है और अगर आप वो भूल गए हो वहाँ पे, क्योंकि ऐसा होता है कि हम लोग एग्जाम के टाइम पे वो एक एंग्जाइटी होती है, तो उसमें हम लोग चीज़ों को भूल जाते हैं, तो हो सकता है कि ट्रिक हम लोग भूल जाए वहाँ पे। तो इसलिए डीप कंसेप्ट आना जरूरी है, और बेसिक्स तो आना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो यार, इस प्रवीण से जो हमने पूछा, इसकी 138 रैंक है कि भाई तूने इस सफर में क्या क्या कमियां ढूंढी कि जो एक नए बच्चे को नहीं करनी चाहिए। तो इसने 6-7 पॉइंट बड़े गजब के गिनाए। पहला पॉइंट इसने बताया कि बच्चा सब कुछ तैयार कर लेता है लेकिन कैजुअल अप्रोच लेता है टाइपिंग में। 2022 में इसकी टाइपिंग नहीं हुई, इसलिए इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, जबकि इसका स्कोर अच्छा था। बच्चा कैजुअल अप्रोच ले जाता है कंप्यूटर वाले एग्जाम में, जो कि क्वालिफाइंग है। जैसे आप बाकी सब्जेक्टों को तैयार करते हैं, ऐसे ही स्टार्टिंग से कंप्यूटर पे भी ध्यान दीजिए। तीसरी चीज इस बच्चे ने जो बताई कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि मैथ अच्छा है तो रीजनिंग की ना कोचिंग लेने की जरूरत है ना बहुत मेहनत करने की जरूरत है। रीजनिंग हल्के में ले जाते हैं, जबकि उसमें 2-3 सवाल भी गलत हो जाते हैं तो उससे आप बहुत पीछे चले जाते हैं।
चौथा इसने बोला कि एक आर्ट होती है जिसे हम बोलते हैं स्किपिंग आर्ट, यानी आप में एक कला होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन को स्किप कर पाएं, सेकंड गो में क्वेश्चन उठाएं। जैसे इसके टाइम पे प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आया था और इसने क्या किया, उसको एक सेकंड में क्वेश्चन को छोड़ दिया और बाकी सारे क्वेश्चन इसने टाइमली खत्म कर दिए और सेकंड गो में इसने उस क्वेश्चन को टैकल किया। इसके 2-3 फायदे होते हैं। सबसे पहले तो आप पैनिक नहीं होते, आप रिलैक्स रहते हैं, जो क्वेश्चन इजी आप वो कर लेते हैं। अगला पॉइंट इसने ये बताया कि सर रिवीजन भी अपने आप में बहुत बड़ी कला है कि आप बार बार रिवीजन करते रहें, जितना रिवीजन करते जाएंगे उसका फायदा ये होगा कि आपके कॉन्सेप्ट और मजबूत होते चले जाएंगे। और आखिरी चीज जो इसने बताई वो ये कि सर ट्रिक पे रिलाई नहीं होना है। ना तो मुझे ट्रिक पसंद है और ना मैं ट्रिक पे बहुत ज्यादा रिलाई होना चाहता हूं, क्योंकि पेपर में जब नया क्वेश्चन आता है ना तो ट्रिक काम नहीं करती, गहराई से सीखा हुआ कॉन्सेप्ट काम करता है। तो मेरे बच्चे ये चीजें आप भी अपने जीवन में आजमाइए। सिलेक्शन लेना है तो इन चीजों से गो थ्रू हो जाइए। अब मुझे प्रवीण ये बताना, अब वो कौन कौन सी अच्छी आदतें थी या कौन कौन सी अच्छी चीजें हुई आपके साथ जिसकी वजह से आपकी रैंक 138 आई, वो क्या कारण थे? उसमें 2-3 मेजर रीजन थे। सबसे पहला जो रीजन था वो कि इस टाइप के एम्बियंस में आप हो, जब मेरा जो एटमॉस्फेयर था उसमें जो लोग थे वो इतने ज्यादा टैलेंटेड थे कि वो एक एटमॉस्फेयर बन जाता है कि हम लोगों को अच्छा करना है। और उसने काफी ज्यादा हेल्प किया क्योंकि वो हम लोग को एक मोटिवेशन देता है कि हाँ हम लोगों को भी सब लोगों की तरह अच्छा करना है। दूसरा ये है कि मैंने अपना जितना टाइम है वो एक उस डायरेक्शन में लगाया जहाँ से आउटपुट मिलना ही मिलना था, मतलब जहाँ से प्रोडक्टिविटी जो है वो मेरी बढ़नी थी। जैसे कि सेक्शन 1, तो मैंने ट्राई किया कि मैं सेक्शन 1 पे ज़्यादा फोकस करूँगा क्योंकि मुझे जितना टाइम मिल रहा था उसमें मेरे लिए वही पॉसिबल था। और ये सब चीज़ें मेरे लिए वर्क की और इवेंचुअली मतलब मेरा अच्छा स्कोर आ पाया। और एक जो रीज़न, एक कारण जो मैं बोल सकता हूँ कि वो इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, वो है मैथमेटिक्स का पोर्शन। कि मैंने जब शुरुआत ही आपसे की है तो मैंने चीज़ों को स्टार्टिंग से ही, मैंने हमेशा बेसिक कंसेप्ट्स के ही साथ शुरुआत की थी, तो मेरे स्टार्टिंग से बेसिक अच्छे थे। तो वो चीज़ मुझे इवेंचुअली उसने मुझे हेल्प किया क्योंकि जब अपना बेसिक अच्छा होता है तो मतलब हम लोग कोई भी टाइप का क्वेश्चन आता है उसको कर लेते हैं। तो इवेंचुअली मुझे इस चीज़ ने हेल्प किया कि मैंने आपसे इनिशियली ही बेसिक कंसेप्ट्स के साथ चीज़ों को पढ़ा। देखिए यार, 138 रैंक लाने वाले बच्चे ने अपनी 3 अच्छी आदतें बताई जिसकी वजह से इसकी रैंक इतनी अच्छी आई। पहली इसने अच्छी आदत चीज बताई कि सर एम्बियंस का बहुत फर्क पड़ता है। आप किस संगत में रह रहे हैं, कितना कंपटीशन फील कर रहे हैं। इनका एक ग्रुप था खूंखार और उसमें लगभग 70 बच्चे थे, टेलीग्राम ग्रुप था और 70 के 70 सेलेक्ट हो गए और उन 70 में से टॉप 100 रैंक में 2 बच्चे थे और बाकी बच्चे 1000 रैंक से नीचे के बच्चे थे। इसकी 138 रैंक थी। तो बहुत फर्क पड़ता है कि आप किस संगत में रहते हैं, किस एम्बियंस में रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट इसने बताया कि आप अपने टाइम को कौन सी डायरेक्शन दे रहे हैं, आप किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं, किस डायरेक्शन में काम करें। जैसे इसने कहा कि जो सेक्शन 1 है ना, जिसमें मैथ और रीजनिंग रहती है, हम इस पे अगर थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दें टाइम को तो इसमें 100% स्कोर लाया जाता है। और ये जो बच्चा आपके सामने बैठा है, इसके मैथ और रीजनिंग में मीन्स में 100% स्कोर था। इंग्लिश में भी सिंगल एक क्वेश्चन गलत हुआ, एक है ना। तो आप देखिए कि कितना अप्रोक्सीमेशन को ले जाया जा सकता है 100%। तो पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि आप अपने टाइम को प्रॉपर डायरेक्शन में लेके जाए। और तीसरा जो मेरे बच्चे पॉइंट है वो इसने दिया कि सर मैं आपसे पढ़ा था तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ा था, और जरूरी भी है कि आप कम ही कोचिंग लें या ना भी लें, लेकिन जब भी लें तरीके से लें। हवाई चीजों में ना यकीन करें, बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट की गहराई में आपको उतार दे उस चीज पे फोकस करिए। तो ये चीजें हैं एक टॉपर बनने की, एक टॉपर द्वारा। अच्छा प्रवीण, मुझे एक चीज बताना कि आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है और इंफॉर्मेशन लेना। बच्चों के पास इतनी पीडीएफ हो जाती, इतना कंटेंट हो जाता है, आप बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि कैसे वो चीजों को कलेक्ट करें, कितना कलेक्ट करें, कैसे उसको तैयार करें? इसमें मैं ये बोलना चाहूंगा कि हाँ, चीजों को लिमिटेड रखें क्योंकि इनिशियली हम लोग का एक सर्कल मान सकते हैं कि एक सर्कल है कि एक सर्कल में हम लोगों को इतनी चीजें आती है, तो हम लोग को वो चीजें आती है, उस सर्कल को धीरे धीरे करके बड़ा कर सकते हैं। हाँ, अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जीएस में बहुत अच्छा स्कोर करें तो ऑफकोर्स ज्यादा चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी, ज्यादा कंटेंट फॉलो करना पड़ेगा। पर इसमें इस सर्कल को बड़े करने में ये है कि हम लोग को जो पहले हम लोगों ने पढ़ा है वो हम लोग को चीजें आनी चाहिए, याद होनी चाहिए। although मेरा जीएस में उतना अच्छा स्कोर नहीं था, पर जितना मैंने जीएस में चीज़ों को समझा है वो यही है कि
जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है वो हम लोग को आना चाहिए अच्छे से, तभी हम लोग जो आगे आने वाली चीज़ें हैं उसको ग्रेप कर पाएंगे और एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं जीएस। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप आगे बढ़ते जाओ और पीछे का साफ होता चला जाए, वो बहुत ज़रूरी है। और जो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में यार मीन्स में आपका सिर्फ एक क्वेश्चन गलत है। के मल्टीपल रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि CGL 24 का जो इंग्लिश का पोर्शन था उसमें मैं ये बोलूंगा कि काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल ऑप्शंस थे, प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस भी थे, तो एक तरीके से इजी हो जाता है मार्क्स लाना। और दूसरा रीजन ये भी है कि मैंने इंग्लिश पे मतलब पहले से ही इंग्लिश पे फोकस किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि इंग्लिश के पोर्शन को लेके मैं पहले से ही बहुत सीरियस था कि नहीं यार इंग्लिश में मुझे अच्छा ही करना है, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होगी। तो CGL 23 में भी मतलब मेरा इंग्लिश में जो फाइनल स्कोर आया था वो 123 था, जब जो मार्क्स घट गए थे उसके बाद मेरा 123 आया था। अच्छा प्रवीण, इंग्लिश में आपने किसी टीचर को फॉलो किया, खुद से तैयार किया? मतलब इंग्लिश का जो पोर्शन है वो हाँ मैंने PYQ वगैरह इन सब से फॉलो किया है, पर इंग्लिश में एक सर है मतलब अमन बहेल उनका नाम है, उनके जो एडिटोरियल है वो मैं डेली फॉलो करता था। और मतलब टू बी ऑनेस्ट वो मुझे बहुत बहुत अच्छे सर लगे, क्योंकि वो द एक्चुअल वे में इंग्लिश पढ़ाई जानी चाहिए मेरे हिसाब से, उस वे में चीज़ों को कराते हैं। और इंग्लिश में एक हम लोगों को एक कॉन्फिडेंस देते हैं कि हाँ हम इंग्लिश को उतना समझ चुके हैं कि हम अब इंग्लिश में अच्छा स्कोर करेंगे। आपको हमेशा जिन लोगों से सीखने को मिला है उनके प्रति आपको थैंकफुल रहना चाहिए, ये अच्छे संस्कार का परिचायक है और ऐसा होना चाहिए। अच्छा, अभी आपको GST इंस्पेक्टर ज्वाइन करे कितने दिन हो गए? अभी मैंने अप्रैल में ज्वाइन किया था। अच्छा, तो अप्रैल मई जून 3 महीने लगभग ऑलमोस्ट, क्योंकि अप्रैल एंड में ज्वाइन किया था। तो अभी आप लोगों की ट्रेनिंग हो गई कि अभी ऑफिस में नॉर्मल है? अभी तो ट्रेनिंग नहीं हुई है, हम लोग की ट्रेनिंग नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होगी। अच्छा प्रवीण, एक चीज मुझे बताना कि आपके डिपार्टमेंट में ना GST डिपार्टमेंट में 1 जुलाई बहुत फेमस है, उस दिन एक खास दिन होता है, क्या दिन होता है बताना? वो एक्चुअली GST डे ही उसको बोलेंगे, क्योंकि 1 जुलाई 2017 में जो GST एक्ट वो आया था, तो 1 जुलाई 2017 में, यस, इसीलिए इसको GST डे बोला जाता है जुलाई को। और उसी दिन बिजनेसमैन परेशान हो गए 18% GST दे रहे हैं आज भी आप। अच्छा प्रवीण, 2023 में आप रह गए, अगर वहां मिल भी जाता सिलेक्शन, जब मेरी आपसे आधा पौन घंटा बात हुई रात को, तो आप ज्यादा से ज्यादा TA बन पाते, है ना? और अब आप बने GST इंस्पेक्टर 138 रैंक पे, इस बारे में क्या कहोगे? इस बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि डेस्टिनी इज प्री प्लान, और ये हो सकता है कि ऊपर वाला जो चाहता है कि हाँ मुझे तो उससे यही करवाना है, तो मतलब हो सकता है कि प्री डिसाइडेड हो कि नहीं मुझे उनको बेहतर ही देना हो, बिल्कुल, इसलिए उन्होंने मुझे शायद वहाँ बाहर कर दिया और फिर मुझे बोला कि तू और थोड़ा टाइम ले और थोड़ा कर अच्छे से, देन तेरे को जो चाहे वो मिल जाएगा। तो आई थिंक जो मैं जैसे कि शिव जी को मानता हूँ, तो मैं मानता हूँ कि शायद उनकी ही ये सारी डायरेक्शन है इसमें, मतलब ऊपर वाले का हाथ है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, तो अब सोच के देखो कि 2023 में इसका कट ऑफ में नंबर भी आ गया 301, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। उस समय कितना दुखी हो रहा होगा, अपने आप को कितना कोस रहा होगा। अब मुझे एक बात याद आती है, आशुतोष अग्निहोत्री जी हैं, वो इस समय फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, CMD है, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। उनके साथ मेरा एक पॉडकास्ट था, तो उस पॉडकास्ट में जब मेरी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि जब जब तनाव बढ़ता है, जैसे धनुष है, तो धनुष को जब पीछे उसके धागे को खींचते हैं तो तनाव बढ़ता है, तो जितना तनाव बढ़ता जा रहा है ना, तो समझ लेना अब चोट तेज लगेगी सामने वाले पे, अब तीर तेजी से जाएगा। तो देखिए 2023 में जब इस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसे कितना दुख हुआ होगा। आज ये कह रहा है उस चीज को कि हाँ सर, डेस्टिनी डिसाइडेड होती है। अगर मेरा 2023 में टीम में हो जाता और मान लीजिए मेरे को चेन्नई मिल जाता, तो हो सकता है कि मैं 2024 में इतनी अच्छी रैंक लाके इंदौर में नहीं रह पाता। तो मेरे दोस्तों, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, अगर कोई हार मिल रही है तो इसलिए ताकि आपकी जीत शानदार, जानदार, लाजवाब, शानदार रहे। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसा लगा आपको पॉडकास्ट? मजा आया होगा। और ऐसे बच्चे, इतने शानदार बच्चों के साथ बैठ के हमें भी बड़ा गौरव महसूस होता है कि बच्चे हमारा नाम रोशन कर रहे हैं, अपने शहर का नाम रोशन कर रहे हैं। भगवान करे
इनकी लंबी आयु हो, अपने समाज को, अपने यार दोस्तों को इसी तरीके से एनलाइटन करते रहें, आगे बढ़ते रहें और हम जैसे गुरुओं का भी सम्मान करते रहें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इस पॉडकास्ट को एक ही शब्द से बस एंड करना चाहूँगा कि ज़िंदगी में अगर हार मिलती है किसी मुकाम पर तो ये मत सोचना ये अंत है, सोचना ये कि यहाँ से एक बड़ी शुरुआत होने वाली है और बहुत जल्द घर में खुशियाँ आने वाली है। नमस्कार।